glass slab. रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब टॉपिक की बात करो, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती और मेरे रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, जल्दी जल्दी से मुझे बता दें। जल्दी जल्दी से बोल दें, नहीं तो फिर मैं बताने लग जाऊं। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ, क्या क्या निकालते हैं इसे, 10th क्लास में भी पढ़ा है ये रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब वाला टॉपिक 10th क्लास में भी पढ़ा है अपन ने। 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th पढ़े आपको बहुत दिन हो गए, तो मैं एक ग्लास स्लैब बनाता हूँ, लेकिन ग्लास स्लैब कैसी होगी ये आपको बता दूं। ऐसे मतलब ये ऐसे रखी हुई है ग्लास स्लैब, ऐसे रखी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या दिख रही है, ये टी थिकनेस, ठीक है ना। आपको क्या दिख रही है, इसकी केवल टी थिकनेस, इस पे लाइट, यहाँ ये है तो ग्लास स्लैब, इस पे लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होगी तो ये किससे, एयर टू किस में गई, ग्लास के अंदर, यानी कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर ये वापस ये लाइट यहां से जब आउटवर्ड होगी तो वहां पर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यही कर रही ना, तो वापस क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम टू नॉर्मल। तो एक ग्लास स्लैब जो करते हैं अपन, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ए बी सी डी ले लो, पी क्यू आर एस जैसे भी लेना चाहो, ये ए बी सी डी, थिकनेस इज टी, ठीक है। यहां से इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, भाई नॉर्मल तो क्या होगा, स्ट्रेट, ये नॉर्मल, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये रे टू डेंसर मीडियम में जा रही है, रे टू किस साइड में बेंड होगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, भाई जाती तो ये कैसे, इधर, ये जाती तो इस साइड, बट बेंड होके कहाँ आ गई, फर्स्ट ही पेज है बेटा, फर्स्ट पेज, ठीक है, बेंड होके कहाँ आ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब वापस ये इस पॉइंट से कहाँ आ रही है, ये वापस नॉर्मल, रे टू डेंसर, देन अवे फ्रॉम टू नॉर्मल, और अवे फ्रॉम टू नॉर्मल होगी तो ये इसके वापस पैरेलल हो जाएगी, जो इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो गई, अवे फ्रॉम टू नॉर्मल, ठीक है ना। यहां से, अरे सब सही सही है यार, क्या गलत है, पी क्यू आर, ये एंगल होता है ई, इमर्जेंट एंगल, ये है इमर्जेंट एंगल, ये होती है इमर्जेंट रे, ये एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ये एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल, ये लाइट इंसिडेंट अनदर मीडियम, यहाँ पे है म्यू ए एयर 1 और ये म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, किस किस के बीच की, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो मान लो x, और इसको नाम देते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नाम देते हैं ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट,
It is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो ग्लास स्लैब में एक तो थ्योरी तो आप लिख सकते हो, थ्योरी क्या वैसे आएगी नहीं आपके, थ्योरी जो इससे रिलेटेड पार्ट आता है, सबसे पहले जो प्रूव करना है वो क्या है? क्या पूछ रहे हो? यहां पे ध्यान देना बेटा। एक तो ये दोनों रे कब होगा? आर क्या है? आर तो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है भाई, पॉइंट का नाम दिया है केवल। यहां से ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है और एक इधर आ रही है, ये दोनों पैरेलल कब होगी? जब टू रेज पैरेलल कब होगी? जब वो इंसिडेंट सेम एंगल पे हो रही हो, ठीक है। टू रे पैरेलल कब होगी? जब वो इंसिडेंट क्या हो रही हो? सेम एंगल पे। या इमर्जेंट हो रही हो सेम एंगल पे। ये ध्रुव रेस थी, यही है। ये पैरेलल कब होगी? ये पैरेलल कब होगी? जब इनका एंगल नॉर्मल के साथ क्या हो? सेम, ठीक है। जब सेम एंगल होगा, आई और ई, ये प्रूव करना है। आई और ई इक्वल है, ये प्रूव करना है। एक्स क्या, व्हाट इज दी लेटरल, अरे यार, इट इज दी परपेंडिकुलर, अभी लिखा दूंगा डेफिनेशन। जब ई इक्वल हो जाएगा तो लेटरल शिफ्ट ही फाइंड करेंगे कि इनके बीच में लेटरल शिफ्ट कितना है, उसको नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नाम देते हैं। कौन सा एस? एस कहाँ बोला रे मैंने? यहाँ, ठीक है ना। पहले मैं क्या प्रूव कर रहा हूं? एंगल आई और एंगल ई क्या इक्वल है? इक्वल होंगे तभी अपन कह सकते हैं कि इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इक्वल है, आपने डायरेक्ट ही बोल दिया। हाँ इक्वल है मानता हूं, लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा ना। तो प्रूव कैसे करोगे, वही बात कर रहा हूं मैं। स्नेल्स लॉ लो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, कौन सी सरफेस के लिए? फोर, यार बेक की मत बोलो यार, अभी बेक मैंने लिखा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ। किसकी ट्रिक मांग रहा है? किधर से किधर जाएगी, कहीं की ट्रिक मांग रहे हो? ट्रिक ही ट्रिक कब तक चलाओगे? यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर, ऊपर वाली सरफेस कौन सी है डायग्राम में? सी डी, फॉर साइड सी डी। सी डी पे लोगे तो ध्यान रखो, रे कहां से आ रही है? म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू म्यू जी साइन आर ले सकते हैं। मैंने कल यही बताया था आपको। डायरेक्ट एयर से एयर मानता हूं बेटा, लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे म्यू ए कितना हो गया? 1 होता है, तो यहाँ से म्यू जी कितना हो गया? साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर साइड ए बी, जब ए बी साइड की बात करोगे तो उसमें क्या आएगा? नीचे एंगल डिसाइड करो फटाफट, ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि म्यूजिक के साथ यहीं से आएगा ये एंगल आर। क्यों होगा? क्योंकि ये देख लो जेड बन रहा है इधर वाला, जब ये जेड बन रहा है, ये वाला आर है, तो ये भी होगा आर। तो ये कितना हो गया? म्यू जी साइन आर इक्वल्स टू म्यू ए साइन ई, ए की वैल्यू तो 1, तो म्यू जी इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन आर, इक्वेशन 2। क्या 1 और 2 को इक्वल कर सकते हैं? क्योंकि म्यू जी एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस इक्वल कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2
कितना हो गया म्यूजी तो खत्म, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन, फिर बेक करूं, साथ के साथ लिखो यार, बेक, ये लो। अरे हो गया, जो बेक करवाता है वो बता भी दिया करो, डन। हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरा था साइन ई अपॉन साइन आर, तो साइन आर से साइन आर तो कट, साइन आई इक्वल टू साइन ई। और कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? अरे ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? जब एंगल सेम हो। भाई साइन 30 इक्वल हो सकता है ना, तो ही नहीं साइन 30 साइन 60 इक्वल कर दोगे। दैट इज आई इक्वल टू ई, ये होने का मतलब हेंस क्या लिख सकते हो, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू दी इमर्जेंट रे। जल्दी से लिख लें, और फिर अब क्या फाइंड करेंगे? लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, डन। तो ये लेटरल शिफ्ट वहां पे लिखो, टॉपिक डाल के लेटरल शिफ्ट फाइंड करेंगे। लेटरल, नो सर वेट, ये लो, अरे लिख दिया, लिख कर दिया, कर दिया। वेट वेट वेट, यूजर, यूजर के नाम से कौन आ रहा है ये? अपनी आंखों में चश्मा लगा भाई वो मेरे को बार बार सर और सर की जगह मैडम यूज ले रहा है, अपनी जबान पिसल रही है मेरे को देख के। बेग पेज ले तो लिया, अब कितनी बार बेग लूं? मेरे को कितनी सैलरी मिलती है उससे क्या है यार, आगे बढ़ो। लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance between incident ray and emergent ray, between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement, lateral displacement। अरे फिर रिपीट करवा रहे हो इस लाइन को। the perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as lateral displacement। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो अब डायग्राम सही ढंग से देख लो एक बार, शर्मा हो मत और डायग्राम देख लो। यहां से इस ट्रायंगल में मेरे को ये वैल्यू निकालनी है x, क्या फाइंड करना है? ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि QT फाइंड करना है, QT फाइंड करना है, यानी x मान लो, क्यूट मत मानो, तो QT नहीं मानो तो x मान लो। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए अपन को कोई ना कोई एंगल की रिक्वायर्ड होगी, तो एक ही एंगल अपन फाइंड कर सकते हैं, वो है ये। इसकी वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी होगी। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लो परपेंडिकुलर है, मैं मना नहीं कर रहा। आई माइनस थीटा, थीटा कौन कह रहा है ये? आई माइनस आर, क्योंकि वो टोटल आई है तो ये टोटल आई होता है, लेकिन यहाँ से आर निकल चुका है तो आई माइनस आर। ठीक है, आई माइनस आर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? पी क्यू टी। इसमें क्या होगा? साइन आई, मतलब किस किस में रिलेशन लो भाई, यहाँ से ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। गिवन क्या होता है अपने पास? ये टी थिकनेस गिवन है, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, पहले पी क्यू और क्यू टी में रिलेशन निकालो, फिर इस पी क्यू
को अपन इस पी आर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। भाई पहले तो पी क्यू और क्यू टी में निकालो, फिर पी क्यू की वैल्यू कहां से लेंगे अपन, ये पी आर की फॉर्म में, एक और ट्राइंगल यूज लेके अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल पी क्यू टी, पहले पी क्यू टी था ना, कौन सा रिलेशन लगेगा पी क्यू टी में, इन ट्राइंगल पी क्यू टी कौन सा रिलेशन लगेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू टी अपॉन पी क्यू, यही था ना, ट्राइंगल भी भूल गया मैं, कहाँ गया, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है, क्यू टी अपॉन पी क्यू, कहाँ गया, क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी तो है एक्स, पी क्यू साइन आई माइनस आर, ये है एक्स यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको यही लिख दो, दो बार स्टेप क्यों बढ़ाए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इसमें लो क्यू टी को कुछ और बोलो, क्यों बोलूं, शर्म आ रही है क्या तेरे को क्यू टी बोलने में, मैं तेरे से बोल रहा हूँ भाई लॉयन किंग, टी क्यू बोलूं, टी क्यू बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात करो ट्राइंगल पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इसमें अपन ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस आर, आर ही था ना, कोस आर इक्वल्स टू बेस, बेस कितना होगा, ऊपर क्या था, ऊपर था पी आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी आर अपॉन पी क्यू, नाम भी ऐसे ऐसे आ रहा है, मैं क्या करूं, पी आर अपॉन पी क्यू, यही था। तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी तो कितना हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर अपॉन कोस आर, पुट इन इक्वेशन 1, इन पुट इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल्स टू, मतलब क्यूटी नहीं बोलूंगा, x बोल दूं बस, अब तो खुश हो जाओ, पी आर अपॉन कोस, एक ने पीछा छोड़ा दूसरे ने पकड़ लिया, पी आर अपॉन कोस आर, और क्या थी वैल्यू, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, इस पी आर को क्या नाम देता हूं, इसका ही पीछा छोड़ो, पी आर वी आर का पीछा छोड़ो, पी आर को लिखा था टी साइन आई माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्म में फॉर्मूला याद रखो, या फिर इसी को अपन साइन ए माइनस बी से ओपन करके भी सोल्व कर सकते हैं, या तो इसी फॉर्म में ध्यान रखो, या इसको साइन आई माइनस आई ए माइनस बी से ओपन करके भी लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। इसी फॉर्म में रख लोगे यार, या चेंज करूं अगली फॉर्म में, चेंज करना चाहो तो कर लो, ये लो टी अपॉन कोस आर, ये पोर्शन सिलेबस में है, हाँ है, साइन ए का मतलब आई, कोस आर माइनस कोस आई साइन आर, तो x इक्वल्स टू टी, अंदर मल्टीप्लाई करूं या नहीं कर रहा हूं मैं, तो कोस से कोस कट, तो साइन आई माइनस कोस आई अपॉन कोस आर कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो तो कोस आई ऐसा कैसे देखो, साइन आर अपॉन कोस आर, टेन आर, टेन आर, ठीक है। यही फॉर्मूला याद रख लो, जल्दी से लिखो फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।
यही है अपने पास फॉर्मूला उसकी कि ये तो थिकनेस आ गई x, वैल्यू आ गई, t आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्या चाहिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ही लिया और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होगी वो भी फाइंड कर लिया। यही पूछा जाता है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। साइन आई को यू में नहीं लिख सकते हैं क्या? किसको? साइन आई को यू में? अरे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी कहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया? साइन आई अपॉन साइन आर आता तब लिखते हैं ना, अभी से कैसे लिखोगे? फॉर्मूला जो बुक्स में दिया होता है उसी फॉर्म में याद रखें। न्यूमेरिकल के लिए आप चेंज कर सकते हो, उसमें जितनी फॉर्म लगानी हो आप लगा लो, इधर उधर जितनी भी चेंज करनी हो। डायग्राम कौन मांग रहा है? डायग्राम क्या करूं? डायग्राम दिखाऊं? स्क्रीनशॉट ले लेना ना यार, लास्ट में मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट ऑफ दी, लिखो एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट ऑफ टैंक। apparent depth and normal shift ठीक है। apparent depth and normal shift of the tank क्या होती है? apparent depth जल्दी से कोई बताएगा मेरे को? अरे देखो, किसके बात करें? हाँ, बाल्टी में पानी भरा है, सुबह सुबह जब नहाने जाते हो तो अभी तो सर्दियों में नहा भी नहीं रहे होंगे, आधे ही नहीं नहा रहे होंगे, है ना? आप जैसे बाल्टी में पानी भरते हो, बकेट में जैसे आपने पानी भरा, अरे टैंक आर्मी वाली नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। बाल्टी में पानी भरा है तो पहले तो बाल्टी को देखना, बकेट्स को देखना, वो आपकी बकेट्स ऐसे होगी बहुत गहरी है, और फिर थोड़ी देर बाद जब देखो, पानी भरने के बाद जब देखोगे ऐसा लगेगा कि बाल्टी छोटी तो नहीं होगी अंदर से, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो पानी भरने के बाद ऐसा लगता है ना कि बाल्टी छोटी होगी होगी, तो वो छोटी नहीं होती, जो दिखती है उस समय वो होती है अपनी एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और जो पहले थी वो थी रियल डेप्थ। ऊपर बिल्कुल फिक्स नहीं देखना, ऊपर से देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट, तब तो एक वही दिखेगी उतनी। रियल डेप्थ बोलो, एक्चुअल डेप्थ बोलो, जो पहले थी वो तो एक्चुअल डेप्थ, पानी भरने के बाद जब देखोगे तो वो छोटी लगती है अंदर से, बाहर से देखोगे तो वापस इतनी बड़ी, अंदर से ऐसे देखने की कोशिश करते हो तो अंदर से पानी कम लगता है, मतलब छोटी लगती है बाल्टी, तो जो छोटी लग रही है वही एपरेंट डेप्थ है। और नॉर्मल शिफ्ट मतलब वो पहले जितनी थी उतने ऊपर आ गई, वही नॉर्मल शिफ्ट है। तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है, थोड़ा सा हिंट मैंने दे ही दिया है। ठीक, ये तो हो गया टैंक। इस टैंक में पानी भी भर दूंगा, उससे पहले मैं नॉर्मल बना दूं एक। पानी भर दूं नीला नीला, नीले नीले अंबर में चांद जब आए तो, ये वाटर। हाँ, आइस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। बेस में कोई भी कलर चेंज, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ से रे जो अपनी आइस पे आती है, होता क्या है, ये तो है अपने पास इसकी रियल डेप्थ, टी ले लो डी ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, ये टी एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ दोनों नाम दे सकते हैं। कौन कौन सी? एक्चुअल डेप्थ ये और रियल डेप्थ, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होगी, मान लो आप यहां से देख रहे हो, पहले तो ये रियल थी, जैसे ही आपने देखा देखा देखी स्टार्ट की,
रे किस में से जा रही है? ये कौन सा डेंसर मीडियम? म्यू डी। इधर मान लो म्यू आर रेयर मीडियम। तो क्या होगा? अरे क्या होगा? अवे फ्रॉम या टूवर्ड्स? जल्दी बोलो। डेंसर टू रेड जा रही है, अवे फ्रॉम टूवर्ड्स कौन बोल रहा है? तो ध्यान दो यार, टूवर्ड्स मत बोलो, कम से कम मत ही बोलो जब गलत बोलना हो ऐसा कुछ हो तो। नहीं बोलो, लेकिन गलती सुधरी जा सकती है, सुधारी जा सकती है। ये देखो, ये यहाँ थी, इधर बेंड हो गई, अपन यहाँ से कहीं से देख रहे हैं मान लो, तो अपन को जो यहाँ दिखना चाहिए था वो एक्चुअली दिखता कहाँ है? इस जगह पे। तो ये कौन सी डेप्थ हो गई जो अब दिख रही है पानी भरने के बाद? ये होती है एपरेंट डेप्थ, डॉट डॉट ऑफ डेप्थ है, मतलब एपरेंट डेप्थ। और जो रिमेनिंग थी ये कितना नॉर्मल ऊपर उठ के आया, मान लो ये ओ था तो ये ओ डेस हो गया, ये हो गई अपने पास नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है तो नाम दे देता हूं इनका कुछ, इसको ए दे देता हूं तो इसको बी दे देता हूं। ये ओ डेस ओ हो ही गया है, टी है ही सही। ठीक है, वैल्यू निकालें तो इनके लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी, एंगल की जरूरत पड़ेगी रिमेनिंग। तो ये एंगल इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल आर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोल दे। ये आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी से बोले। अरे ये एंगल जेड बन रहा है, आई ये वाला एंगल आर, दोनों पैरेलल लाइन से ये लाइन कट हो रही है, तो ये आई हो गया और वो आर हो गया। अब ट्रायंगल लो, यहाँ पे अपने पास ट्रायंगल दिख रहा है ए बी ओ डेस, ए बी ओ, ये दो ही ट्रायंगल ले लो, अपने आप आंसर आ जाएंगे इनके। निकालना क्या है? एपरेंट डेप्थ। सर ये क्या इसमें रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं? कौन सी रेडियस बेटा? हाँ, एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में, उसमें रेडियस ही पूछ रहा है वो, इसके टैंक की रेडियस कितनी होगी कौन की? हाँ, ऊपर वाले सरफेस पर जो सर्कल बन रहा है। हाँ, कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है, शायद न्यूमेरिकल नंबर 5 या 6 में से एक होगा। नहीं, इस बेस पे एक ही नहीं, एक ही न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, न्यूमेरिकल है इस बेस पे। वो ऊपर की इन्होंने पूछा है किसी ने कि ऊपर का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ, पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो, और पाई आर स्क्वायर में आर जो होगा वो क्रिटिकल वाली कंडीशन भी यूज होगी जो मैंने अभी नहीं बताई है। ठीक है, क्रिटिकल वाली कंडीशन भी बतानी बाकी है, उस बेस पे है वो। और वो शायद न्यूमेरिकल बोर्ड की तो छोड़ो, नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल है, मेंस में आया हुआ न्यूमेरिकल है वो। क्योंकि यहाँ से इसका सरफेस पे एरिया आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये सर्कुलर है, लेकिन ये बकेट है, बकेट बकेट में जैसे यहाँ कोई बल्ब जलता है तो वो ऊपर आके ऐसे फैलती है, उसकी रेडिएशन स्प्रेड आउट हो जाती है वाटर की सरफेस पे। वो तभी होगी जब इंसिडेंट एंगल क्या लेके चलोगे? क्रिटिकल एंगल। अभी खैर मैंने उसकी बात ही नहीं करी है, उसकी बात की बात है वो, हमारे टेस्ट में भी था। हाँ, बोर्ड में है ही है क्या? हाँ, बोर्ड में मतलब वो है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन वो शायद 5th या 6th या 7th में से एक कोई न्यूमेरिकल है वो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, अभी तो अपन को एपरेंट डेप्थ निकालनी है। आई तो जेड की वजह से मिला, एंड आर कैसे मिला? अरे आर ऐसे मिला, ये दो लाइनें ये कट हुई तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। होता ही नहीं होता टू पैरेलल लाइंस में सेम साइड के एंगल? अरे हाँ हाँ भाई हाँ, ठीक है। ट्राइंगल लो, अब ट्राइंगल में ये दोनों लेनी है अपन को, कॉमन साइड कौन सी आएगी? ए बी। तो ये आई आई आर और आई के सामने ए बी है, तो ये तो हो गया एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन लोगे? 10, दोनों में 10 ले लो, आंसर आ जाएगा। इन ट्राइंगल ए ओ डेस बी, पहले ये वाला ले ले या ए ओ बी ले ले, दोनों ही लेने हैं वैसे तो।
पहले ए डेस लिया ना, तो 10r इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ डेस इफ r इज बेक। अरे यार इतनी देर से वहीं थे, फिर बेक में कहाँ चले गए बेटा? जो भी है बेक वाले, हाँ ओके हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। इफ r इज वेरी स्मॉल एंगल, देन क्या मान सकते हैं टेन थीटा में? 10r इज अप्रोक्सीमेटली r, यही होगा। तो कितना हो गया? r इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ डेस, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, 10 मतलब ट्राइंगल ए ओ बी, पेज टर्न कर दूं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें कितना होगा? 10 आई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ। तो वही इफ I is very small angle, then 10I is approximately I, so I equals to बैक पेज अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ। ये लिख दूं पहले, ए बी अपॉन ए ओ, इक्वेशन नंबर 2। ये लो बैक पेज, जल्दी सबको अनम्यूट कर दो। नहीं नेक्स्ट पेज। इससे बैक कौन सा चाहिए अब? हाँ प्रूफ बोर्ड में आते हैं तभी तो करवा रहा हूँ, नहीं तो नहीं करवाता भाई। ठीक है, बाई इक्वेशन क्या आ गया? आई और आर आ गया ना। लास्ट ऑप्शन क्या होता है, ध्यान रखना, जो भी डेरिवेशन है किससे रिलेटेड? रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। उनमें लास्ट जो आपके पास चांस होता है वो क्या होता है यूज लेने का? स्नेल्स लॉ। तो बाय यूजिंग आई और आर निकालने का मेन मोटिव ही यही था कि स्नेल्स लॉ यूज लूंगा और वहां पुट कर दूंगा। बाय यूजिंग स्नेल्स लो, तो नीचे थी म्यू डेंसर मीडियम साइन आई, ऊपर गए म्यू आर रेड मीडियम साइन आर, यही था। अरे था नहीं था, आई और आर पहले ही मैं लिख चुका हूं यहाँ पे कि ये स्मॉल एंगल है। ये देखो आई इज वेरी स्मॉल और आर इज वेरी स्मॉल। जब ये दोनों वेरी स्मॉल है तो म्यू डी, ये हो गया आई, ये म्यू आर, ये हो गया आर, यही होगा। वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू ए बी अपॉन आई है ना, आई था नीचे वाला, नीचे वाला था तो ए ओ, ये म्यू आर, आर की वैल्यू थी ए बी अपॉन ए ओ डेस, यही था। ए बी से ए बी तो उड़ गया, निकालना क्या है? ए ओ डेस यानी कि एपरेंट डेप्थ। बैक पेज कौन आता है इतने टाइम बाद बैक पेज पे, ये बताओ? ये लो बैक पेज। हमारा जब डिस्कशन होता है ना तो सबको अच्छा रहता है, पता नहीं सर। डन, ये लो। क्या निकालना है पहले? एओ डैश निकालना है, तो एओ डैश ये एपरेंट डेप्थ है, तो ये एओ इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये म्यू आर अपॉन म्यू डी। लेकिन इसको अपन कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको 1 अपॉन में भेजो। 1 अपॉन में ट्रांसफर करने का मतलब एओ डैश तो क्या है? एपरेंट डेप्थ है ना। एओ डैश इक्वल्स टू एओ, एओ है रियल डेप्थ है,
अपॉन म्यू डी अपॉन म्यू आर, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही फॉर्मूला आएगा। याद रखना एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बैक पेज ये लो बैक पेज, जल्दी से कवर करें इसको। नॉर्मल शिफ्ट निकाल के बताओ, नॉर्मल शिफ्ट निकालें। टी एपरेंट डेप्थ, हाँ टी एपरेंट डेप्थ, टी माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है मतलब टी माइनस एपरेंट डेप्थ, हाँ शिफ्ट उसको माइनस कर दो केवल। नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू, ठीक है नॉर्मल शिफ्ट निकालोगे तो नॉर्मल शिफ्ट को कोई भी नाम दे दो, डी दे दूं, वहां पे डायग्राम में भी लिखा दो डी, ये डी। डी इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ, सर आई इज वेरी स्मॉल, तो कहाँ सकते हैं जहां पे भी एंगल छोटा होता है, यहाँ पे हर जगह आई स्मॉल ही होते हैं क्योंकि अपर्चर वगैरह छोटे लेके चलते हैं लेंस वगैरह में, इनमें साइन आर इज वेरी स्मॉल। तो एक्चुअल डेप्थ माइनस, हाँ नॉर्मल शिफ्ट यानी कि रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। न्यूमेरिकल में तो यहीं से निकाल लेना न्यूमेरिकल के लिए तो, और वैसे फॉर्मूला लगाना चाहो जो याद रखना चाहे, न्यूमेरिकल में से फॉर्मूला याद मत रखना, वो ये ऊपर वाली लाइन जरूर ध्यान रखना। लेकिन डेरिवेशन की बात करें तो निकाल लो, टी माइनस टी अपॉन म्यू डी आर, यही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो टी कॉमन आ गया, 1 - 1 अपॉन म्यू डी आर, इस फॉर्म में याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो जो बोला है मैंने कि एपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो नॉर्मल शिफ्ट आ जाए। जल्दी से लिख लें, फिर टीआईआर की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चंदा रे कभी तो म्यू डी आर का मतलब, म्यू डी आर का मतलब डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम ये डायग्राम जल्दी से लिख लें और फिर टॉपिक लिखें। डन। टॉपिक टोटल इंटरनल चंदा कौन है, चंदा मामा, मामा है मामा, सबका मामा, मेरा भी मामा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, लास्ट में स्क्रीनशॉट दे देना, ले लेना स्क्रीनशॉट, मना थोड़ी करिए यार। व्हाट इज द TIR, ध्यान रखो पहले, बोलो TIR, व्हाट इज द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो मैंने बता दिया, डेफिनेशन बताओगे आप, ऐसा नहीं कि TIR लिख के भेज दो।
अरे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है। बेंडिंग मोर देन 1090। अरे लाइट जिस मीडियम में जाती है उसी में वापस आ जाती है लौट के, लेकिन इसकी कंडीशन है लाइट कहाँ से जानी चाहिए। अरे 2 कंडीशन है, कंडीशन भी पूछी जाती है 1 मार्क्स में, बहुत सी पूछी गई है बहुत सी बार। कंडीशन फर्स्ट, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फर्स्ट तो ये हुई। सेकंड होती है क्रिटिकल एंगल, मतलब लाइट का जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्यों होता है, क्या होता है, उसका रीजन अभी बात कर रहे हैं। ये अपने पास, इसको हटाओ, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, डायग्राम बना रहा हूं पहले मैं, है ना, अभी सब लिखा दूंगा, पहले डायग्राम की बात करो। जो डेंसर मीडियम, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइट कोई भी है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट इंसिडेंट हुई, पहले इंसिडेंट कर देता हूँ मैं लाइट को। अरे 2 3, 3 कंडीशन तो ये। अब नॉर्मल की बात करता हूँ। वन 2, ये लाइन पास हुई कहाँ से, 3, हेलो, जाते जाते, हाँ बेटा बोलो। हाँ अरे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्लास चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद फोन करोगे। 6:30 पे है ना, 6:30 पे मैं छोड़ूंगा मतलब क्लास। कितनी आ जाएगी वैल्यू भाई, ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ध्यान दें, ये नॉर्मल है तीनों। सर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में भी तो होती है ना, क्या पैरेलल्स होती है। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये इंसिडेंट एंगल, और ये लाइट क्या होगी, बेंड्स होगी, ये लाइट्स अवे फ्रॉम होगी ना, क्योंकि डेंसर टू रेयर है। आपने इसको और ज्यादा एंगल को इंक्रीज किया, देखो ये एंगल आई और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, एंगल आई, ये एक टाइम ऐसा आएगा जो रे है वो कैसे हो जाएगी, ऐसे पैरेलल टू दी सरफेस, या एंगल आर, ये एंगल था आर, यहाँ पे एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, आईसी। आईसी इज क्रिटिकल एंगल। आई इंक्रीज सर, आई प्रोपोर्शन टू साइन आर। हाँ अब थर्ड केस, अब आपने इस आई को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, आई इज ग्रेटर देन आई सी, ये लाइट जब यहां आ चुकी थी तो वापस क्या इसी मीडियम में नहीं आएगी, आ जाएगी ना। इस फिनोमिना को ही क्या नेम देते हैं, अरे इसको ही क्या नाम दिया जाता है, टी आई आर, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहली कंडीशन तो ये कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and incident angle is greater than critical angle, then refracted ray comes again in the same medium. This phenomena is known as TIR. Or second condition, what is the critical angle? The incident angle at which the refracted angle is 90 degree. And condition for TIR is first, light goes from denser medium to rare medium. Second, incident angle is greater than critical angle.
हाँ ये सब लिखाऊंगा मैं, लिखना है क्या? हाँ लिखना है, इनके बिना कैसे मतलब टॉपिक अधूरा रहेगा। ठीक है, जिसका डायग्राम बन गया लिखना स्टार्ट करें, नहीं बन गया वो भी लिखना स्टार्ट करें, लिखना जरूरी है। तो पहले तो क्या लिखाऊं, कंडीशन लिखा दूं या पहले डेफिनेशंस वगैरह लिखाऊं? क्या क्या लिखोगे? कंडीशन लिखो, पहले एक एक चीज लिखो। डेफिनेशन, डेफिनेशन के पहले डेफिनेशन में वर्ड्स आएंगे, क्या क्या आएंगे? क्रिटिकल एंगल आएगा, फिर वो, फिर क्रिटिकल एंगल नीचे डिफाइन करें। कैसे भी लिख दो, तो लिखना तो यही से। ठीक है, यस सर, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। when light travels from when light travels from denser medium to rare medium, when light travels from denser medium to rare medium, when light travels from denser medium to rare medium, and the incident angle is greater than critical angle, and the incident angle is greater than critical angle, then refracted ray then refracted ray back into the denser medium, back into the denser medium. This phenomena is known as, then के बाद क्या था? अब then कहाँ था, मैं भूल गया। अपनी लैंग्वेज में लिख लें, मैंने अपनी मर्जी से लिखी थी वो लैंग्वेज, तो आप then कहाँ ढूंढो उस लैंग्वेज में। This phenomena is known as reflected ray. Then reflected ray comes back into the denser medium. Yeah, comes back into the denser medium. This phenomena, a phenomenon, this phenomenon, a phenomena is known as TIR, total internal reflection. फिर इसी में टॉपिक डालो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, और उसमें लिखो the angle of incidence, the angle of incidence corresponding to the angle of incidence corresponding to which the angle of refraction, the angle of refraction corresponding to which the angle of refraction becomes 90 degree, becomes 90 degree। ब्रैकेट में लिख लें एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लें आर इक्वल टू 9, मतलब आर इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ पाई बाई 2 लिख ले, यूजर कह रहा है बार बार पाई बाई 2 मैडम। ठीक है, तेरी आंखों का चश्मा साफ हो गया हो। फिर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन से रिपीट, मैंने रिफ्रैक्शन कहाँ बोला? रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे? बेटा जब वापस आ जाती है, वैसे तो रिफ्लेक्टेड थी लेकिन वापस आ गई तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे ही नाम देते हैं फिर उसको। सर अगर कोई ऑफलाइन में बोर्ड क्लास अटेंड करे तो आप ही पढ़ाओगे, ऐसा कोई जरूरी ना।
तो क्लास में आ जाएगा मेरे लिए तो। तेरी नीयत में कुछ खोट लग रही है मेरे को। चलो लिखो, पहले वो लिखो बेटा। इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट इसकी कंडीशन, कंडीशंस फॉर टी आई आर, कंडीशन फॉर टी आई आर। और उसमें फर्स्ट पॉइंट कंडीशन फॉर टी आई आर, और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, the ray, the light travels from first point, the light travels from denser medium to, the light travels from denser medium to, denser medium to rare medium, the light travels from denser medium to rare medium। फर्स्ट तो ये थी। सेकंड इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। The incident angle is greater than the critical angle। ठीक है, ये हुआ टी आई आर। अब इसमें टी आई आर में अभी रिलेशन निकालेंगे, पूरा नहीं हुआ है। टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, नो टाइम ओवर, पहले टॉपिक पूरा होगा उसके बाद ही टाइम ओवर होगा। अभी से, अभी तो 6-3 हुआ है। अबे गन चक्कर, कौन है टाइम ओवर वाला व्यू? 15 मिनट बाकी है। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। दोनों में रिलेशन निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं जानता हूं, लेकिन आएगा कैसे ये भी मैं जानता हूं। क्रिटिकल वाली कंडीशन यूज लेनी है, वही स्नेल्स लॉ यूज लो, अब्राउन से आंसर आ जाएगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ, जब स्नेल्स लॉ यूज लोगे तो रे कहां से आ रही है? म्यू डी डेंसर मीडियम साइन आई सी। ये क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं अपन, क्योंकि रिलेशन ही उसमें ही फाइंड करना है। तो ये म्यू रेयर मीडियम, और जब ये आई सी लिया है तो साइन आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी है 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन आई सी म्यू आर अपॉन म्यू डी, और म्यू आर अपॉन म्यू डी कुछ नहीं होता, होता क्या है साइन आई सी। हाँ 1 अपॉन में ले जाएंगे, 1 अपॉन में आर डी कर देंगे, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी आर। डायरेक्ट लिख दूं, म्यू डी अपॉन म्यू आर लिख के लिखो, नहीं तो बहुत सारे गन चक्कर हो जाएंगे कि ये क्या कर दिया। तो ये आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डी आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यही है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होते रहे और पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है। आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डी आर। कोई डाउट यहां तक?
अरे यार ये टाइम्स अप वाले बोलेंगे नहीं कुछ भी, सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो, करवाएंगे क्वेश्चन इन पे। टाइम्स अप, यस सर। नहीं कोई टाइम्स अप नहीं। राधे राधे। एक इसकी एप्लीकेशन थी सर, रहने दो। नहीं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में नाम बताऊंगा केवल, उनको लिखाऊंगा नहीं, इसलिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन बता देता हूँ। जिसको जाना है वो जाने दो। रिफ्लेक्टेड रे आएगा क्या सर? डेफिनेशन में रिफ्लेक्टेड रे आएगा क्या? डेफिनेशन में रिफ्लेक्टेड रे मतलब मैं समझा नहीं। रेजोनाइट। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाहते हो। टीआईआर में, हाँ रिफ्लेक्टेड ही आएगा ना, टीआईआर की डेफिनेशन में रिफ्लेक्टेड आएगा। बेक, ये बेक ही तो, इससे आगे कहाँ जाऊं मैं? ये बेक ही पेज है भाई। एप्लीक टॉपिक डालें, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करें तो कौन सा? प्रिज्म, पायरो प्रिज्म मतलब पायरो प्रिज्म। देखो कैसे कैसे भाई, हर जगह प्रिज्म की कंडीशन इसमें यही होगा कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो लाइट comes again in the same media। इसके मेन रीजन पूछता हूँ मैं तो। थ्योरी वगैरह आप पढ़ लेना, थ्योरी में लिखाऊंगा भी नहीं, पहले ही बोल चुका हूँ इसकी एप्लीकेशंस वगैरह की, थ्योरेटिकल पार्ट है वो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि लाइट, मिराज एंड ऑप्टिकल फाइबर, हाँ वो भी है। इसकी कुछ वो तो करवा दूं। μ1 बाई μ2 ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या? μ2 अपॉन, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखा चुका हूं मैं। C बाई V होता है और ऑप्टिकल डेंसिटी से डिफाइन किया जाता है। ये मान लो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे। ये A, ये B, ये C। ये 90 है तो ये कितने हो गए? 45 45। इस केस में ही होगा, अदर केस में नहीं होगा ना। यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट होती है, अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई, कोई भी, ये टू लाइट है इंसिडेंट हो रही है, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट था, ये ए बी मान लो ऐसे रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, टीआईआर के थ्रू उसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये इधर आया, ये देखो इन्वर्टेड हुआ नहीं हुआ। कभी आपसे पूछ ले कि इन्वर्टेड की कंडीशन क्या है, तो ये वाला ट्रायंगल बना देना, वही इन्वर्टेड हो गया। उसका मुंह इधर था, अब इधर हो गया। इन्वर्टेड फाइंड कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर सकते हैं। अरे ये करवा दूं ना, फिर उसके बाद टाइम्स अप ही टाइम्स अप है, नाम लिखवाने मेरे को केवल। एक कंडीशन तो ये, दूसरा ट्रायंगल ए हो गया, इसके बी की बात करते हैं। बी, लास्ट में स्क्रीनशॉट अभी दे रहा हूँ, रुक जा, तुम स्क्रीनशॉट वाले भी बैठे रहे। ऐसे लोगे 45 90, ये 45। तो इस केस में मान लो ये कोई भी टू रेडिएशन इंसिडेंट हुई, कहाँ गई है ये रेडिएशन, इनके बीच में ये ए बी, ये लाइट इंसिडेंट हुई। देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये ए बी, ये ऐसे था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से गई, ये बी इधर आ गया, ए, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे हुआ नहीं हुआ, ए डेज बी डेज, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया। हो गया। तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग टाइप्स की
इमेज फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। सेकंड, अरे प्रिज्म का नाम है, उसमें कुछ ये नहीं है, जिसमें 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री और दो 45 है। राइट एंगल आइसो स्केल्स ट्रायंगल है। बैक पेज, ये लो ये लो ये लो, तसल्ली रखे। ए और बी के बीच में एरो कैसे लिया था, वो तो अपन ने लिया है, ए भी ऊपर था, ये नीचे हो गया, अपने ऊपर है, इधर ले लो, ये अपने आप इधर आ जाएगा, यहाँ से नहीं जा रही है, इधर आ गई, ये वाली गई, ये इधर आ गई। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन, स्पार्कलिंग प्रिज्म। सर रेड तो, अरे यार, लोइन किंग, कभी कुछ मुंह से निकल जाता ना मैंने। स्पार्कलिंग डायमंड्स, डायमंड ही लिख दो, डायमंड्स क्या, एक डायमंड नहीं है। बैक पेज, अरे यार जल्दी करो, फिर टाइम भी हो रहा है। हाँ स्क्रीनशॉट देना, मैं इनकी बात करूंगा। स्पार्किंग प्रीज में क्या, डायमंड में क्या होता है, लाइट जैसे ही एंटर होगी तो वो क्या होगी, उसके अंदर ही, यानी कि जो उसकी कटिंग ऐसे होती है कि उस पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो क्या हो, उसी इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो लाइट कम्स अगेन इन दी सेम मीडियम, उसी के लाइट अंदर ट्रेवल करती रहती है। लाइट अंदर होगी तो वो शाइनिंग करता हुआ नजर आता ही नहीं आता। मिराज फॉर्मेशन, ये समर डेज में या ठीक है। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, आपने गर्मी समर डेज में देखा होगा, रोड पे हाईवे वगैरह पे दूर डिस्टेंस कहीं पानी लगता है, वहां तक जाते हो पानी सूख जाता है ना। डेजर्ट वगैरह में भी होता है, वो इमेजिनेशन ही होती है, वो यही मिराज फॉर्मेशन है। लाइट कहाँ से कहाँ गिरेगी भाई, लाइट समर डेज में क्या होती है, अर्थ के सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर लार्ज होने की कंडीशन में यहाँ की एयर्स अपवर्ड चली जाती है, तो रे कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्योंकि नीचे वाला टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां की एयर क्या है, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो लाइट इज फोर्थ ऑप्टिकल फाइबर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।